Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will continue our text Should Wizard Hit the Mummy from the book Vistas, chapter number 5. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, Should Wizard Hit the Mummy? So in the previous part, we had completed the chapter till the page number 53, the second last paragraph. In today's class, we will continue our topic from the last paragraph of page number 53. तो जो जैक की बेटी जॉनी है जो वो बोलती है डैडी, उसकी माँ ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अपने बेटे की खुशी उसको बर्दाश्त नहीं हुई, तो जाकर के जो है उसने अपने बेटे रोजर स्कंक के लिए वही बद्दू वापस ले ली विजार्ड से। तो ये सुन करके डैडी बोलते हैं, जैक बोलते हैं बेटा दिस इज डैडीज स्टोरी, तो ये जो है डैडी की कहानी है, तो ये मैं ही सुनाऊंगा, किस तरह से सुनाऊंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम तो ये देखो कि आगे हुआ क्या। तो रोजर जो स्कंक था वो सीधा अपनी मम्मी के साथ में घर आया, और घर आने के बाद में दे हर्ड वू वू एंड इट वाज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। तो डैडी स्कंक अपने साथ में ला रहे थे लीमा बीन्स, सेलेरी, लीवर, मैश्ड पोटैटोज और डेजर्ट में पाई। तो रोजर स्कंक जब सो रहा था तो उसकी माँ उसके पास में आई, उसको बड़े प्यार से हग किया, माथे पर किस किया, और वो बोलती है बेटा अब तू मेरा वाला रोजर लग रहा है। तो बड़े प्यार से उसने उसके माथे को चूमा और रूम से बाहर आ गई। तो ये कहानी का अंत था, ये था कहानी का अंत, जैक की वो कहानी जो वो आज सुना रहा था, लेकिन कुछ नए स्टाइल में, कुछ नए वेरिएशन के साथ में। तो जब कहानी खत्म हुई तो जैक के सामने जो उसकी बेटी थी बोल पड़ी डैडी। कहानी का रियल पार्ट तो अब आएगा। बोलती है डैडी, बोले हाँ बेटा क्या हुआ। डैडी रोजर के अंदर से तो वापस वही बदबू आ रही है, तो सारे के सारे जानवर तो वापस भाग जाएंगे उसको देख करके। तो ये सुन करके डैडी बोलते हैं, बोले बेटा एक्चुअली इस चीज से अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वो है, उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। और जब आप अपने किसी पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो जो आप हो, तो फिर परेशानियां कहीं आती नहीं है, फिर तो समाधान ही समाधान मिलते हैं। तो जैक अपनी बात को जब आगे रखता है तो जो बोलती है कि पापा वो जो रोजर स्कंक की माँ थी बहुत बड़ी मूर्ख थी, बहुत बड़ी पागल थी। और इतना सुनते ही जैक अपनी बात पर जोर डालते हुए कहता है कि नहीं बेटा, रोजर स्कंक की माँ पागल बेवकूफ नहीं थी। तो वो जो है उसको समझाने की कोशिश करता है, वो जो है जो को कन्वेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा था तो जैक ने महसूस किया कि जो क्या सोच रही है, तो जो कुछ ऐसा सोच रही थी मानो जो जैक उसके डैडी हैं वो अपनी माँ को डिफेंड कर रहे हो। यानी कि बचपन में जो जैक की माँ थी उसने भी कभी कुछ ऐसा किया था, तो जो को ऐसा लगता था कि दादी ने कुछ गलतियां करी थी, तो आज उसके डैडी अपनी माँ की उन्हीं गलतियों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात महसूस कर लेता है जैक जो का पिता था। तो वो बोलते बेटा आज की कहानी खत्म हो गई, चलो अब आप सो जाओ। तो उसका बिस्तर रेडी करता है और उसको जो है सुला देता है, और मानो जैसे वो सच में ही सो गई हो, वो पंजों के बल जो है गेट को जैसे ही बंद करने के लिए मुड़ता है तो क्या देखता है कि जो तो उठ करके बैठी हुई है। उसको उठ करके बैठा हुआ देख करके जैक सीधा बोलता बेटा थोड़ी देर सो लो आप, बॉबी भी सो रहा है, आप भी सो जाओ। तो बजाय सोने के जो है सीधा पलंग के ऊपर उछलने लगती है, और उसकी उछल कूद से जो बेड की स्प्रिंग से थोड़ी सी तन जाती है। तो डैडी बोलते हैं बेटा अब क्या चाहिए आपको, कहानी मैंने आपको सुना दी है, बताओ क्या चाहिए। तो जो बोलती है, बोले डैडी कल आप मुझे एक नई कहानी सुनाओगे, और कहानी कुछ इस तरह से होगी कि उस विजार्ड ने अपनी मैजिकल वांड से उस मूर्ख, उस फुलिश, उस स्टूपिड रोजर स्कंक की माँ के दोनों हाथ काट दिए राइट ओवर द हेड।
तो इतना सुनते ही जैक बोलता बेटा दैट इज नॉट अ स्टोरी, ये कोई कहानी नहीं है। तो वो कहती है कि पॉइंट ये है मेरी कहानी का। जैक कहता है कि रोजर स्कंक की माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और रोजर स्कंक भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि इस पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उसे उसकी माँ ही करती है और उसकी माँ जो भी उसके लिए करेगी वो सही ही होगा। और वो जानता था कि उसकी माँ सही है, इसीलिए उसने वापस अपनी उसी पैथेटिक स्कंक वाली स्मेल को अपने अंदर आने दिया विजार्ड के द्वारा। चाहे जानवर उसके पास में आए चाहे ना आए, वो जानता था अगर माँ ने किया है तो सही ही किया है। लेकिन जो अपनी बात पर अड़ी रही, बोले नहीं डैडी आप तो कल मुझे कहानी सुनाओगे, और उस कहानी में विजार्ड जो है उसके दोनों हाथ काट देता है क्योंकि उसकी माँ डिजर्व करती थी, उसकी माँ डिजर्व करती थी ऐसा ही सजा। तो आज जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, पहली बार ऐसा नहीं था, सैकड़ों बार जो ने इस तरह का बिहेव किया था, लेकिन आज इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, पॉइंट को लेकर के वो जो बिहेव कर रही है, ये चीज़ जैक के दिमाग की घंटी बजा देती है। तो वो समझ नहीं पा रहा कि उससे कहाँ गलती हो गई है जो आज उसकी बेटी एक नॉनसेंस चीज़ की डिमांड कर रही है। और नॉनसेंस भी क्या कि वो रोजर स्कंक की माँ के हाथों को कटवा देना चाहती थी उस विजार्ड से, केवल इसलिए कि उस मदर स्कंक ने जो है अपने बेटे रोजर स्कंक के बदन से आने वाली उस गुलाब की खुशबू को जो है चेंज करवा करके वापस उस पैथेटिक स्कंक वाली स्मेल को ला दिया था। तो ये चीज़ जो को कतई बर्दाश्त नहीं हुई। तो इस चीज़ से जो काफ़ी चिढ़ गया, परेशान हो गया, पैनिक हो गया, तो किसी तरह से उसको समझा बुझा करके सुला करके आता है। तो बोलता है बेटा तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, अभी तो आराम करो, हम कल की कल देखेंगे। तो दरवाज़ा बंद करता है, डाउन स्टेयर आता है। तो जैक दरवाज़ा बंद करता है, डाउन स्टेयर्स आता है। क्लेयर जो है न्यूज़पेपर बिछा करके उसके ऊपर पेंट के केस को रख करके अपने मैटरनिटी स्मोक के ऊपर एक पुराना शर्ट पहन करके जो है पेंट कर रही थी लकड़ी के सामान को। तो जब वो पेंट कर रही थी तो जैक और क्लेयर ने नीचे से सुना, जैक और क्लेयर ने नीचे से सुना कि जो अपने कमरे से जो है बाहर आई है तो उसके कदमों की आहट सुनाई दी नीचे। तो उसके कदमों की आहट सुन करके जैक सीधा बोलता है, बोले जॉनी सीधा अपने कमरे में जाओ, नहीं तो आकर के 2 थप्पड़ तुम्हारे गाल पे मारता हूँ अभी मैं। तो डैडी को इस तरह से गुस्से में देख करके जो वहीं रुक गई और सीधा अपने कमरे में लौट गई। तो जब अपने पति के मुंह से क्लेयर ने ये शब्द सुने तो वो थोड़ा पैनिक हो गई। बोले डार्लिंग क्या बात है, आज आप जो के ऊपर इतना चिल्लाए नहीं, आप उसको थप्पड़ मारने की बात कर रहे थे। तो ये सुन करके जैक बोलता है बड़ी लंबी कहानी है डार्लिंग, बाद में बताऊंगा। तो वो बहुत ज़्यादा थक गया था। थक इसलिए नहीं गया था कि उसने कहानी सुनाई थी, थक वो इसलिए गया था कि उसने अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करी कि जो रोजर स्कंक की माँ है वो सही थी, लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं हुई। और यही जैक की परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। तो उसने देखा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, हालांकि बड़ी देर से वो हेल्प करवाने की कोशिश कर रहा था। अब जब कहानी ख़त्म हो चुकी थी और वो नीचे भी आ गया था, तभी भी वो अपनी पत्नी की हेल्प नहीं करवा रहा था। उसकी पत्नी अभी भी खुद अकेली वहाँ सारे के सारे लकड़ी के सामान को पेंट कर रही थी, लेकिन जैक की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, ना तो बात करने की, ना ही अपनी पत्नी का हाथ बटाने की, कुछ भी नहीं करने की इच्छा हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी जो ने आज उसके ऊपर जो बॉम्ब फोड़ा था, वाकई में उसके पास में इसका जवाब नहीं था कि आखिर उसकी बेटी के दिमाग में ये बात आई तो आई कैसे, और अब वो उसका सॉल्यूशन दे तो दे कैसे। तो यहाँ पर कहानी तो खत्म होती है, चैप्टर हमारा फिनिश होता है, लेकिन एक वाइटल क्वेश्चन ही अराइज होता है, आखिर कहाँ गलती हो गई जैक से, जो उसकी बेटी अपने दिमाग में ये पाल करके बैठ गई कि रोजर की माँ ने जो है जो भी कुछ किया वो रोजर की विल के अगेंस्ट था, रोजर की बुराई के लिए था। तो यहाँ पर एक बात बड़ी सीधी सी है कि जब हम अपने बच्चों को कहानी के रूप में को संस्कार देते हैं तो संस्कार देते समय बात ये भी ध्यान रखनी है कि हम उनको वैल्यू बेस, कैरेक्टर बेस चीज़ें ही सिखाएं, हम उनको उलूल जुलूल अनर्गल चीज़ें ना सिखाएं। क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है, बच्चे का जो मन है, एक कोमल मिट्टी की तरह होता है।
जैसे आप किसी कच्ची मिट्टी के ऊपर किसी मार्क को बना दो, तो उस मार्क को बनने के बाद अगर वो मार्क पक जाए, पक्का हो जाए, तो वो किसी तरह से मिट नहीं सकता। तो छोटे बच्चों के दिल और दिमाग के ऊपर बचपन में दी गई वैल्यूज, बचपन में दिए गए संस्कार, बचपन में दी गई शिक्षाएं, चाहे वो कहानी के माध्यम से हो चाहे किसी और वे में हो, वो दरअसल उनके अंदर संस्कारों को एक तरह से डाल रही होती है, संस्कारों की फाउंडेशन होती है। तो यहीं से बच्चा सीखता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि आज के समय में माँ बाप जो है अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं। वो आसमान का चांद मांगते हैं तो चांद भी लाके दे देते हैं, सितारे मांगते हैं सितारे भी लाके दे देते हैं, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को मार करके। माता पिता तिल तिल मरते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के चेहरे पर एक स्माइल को कायम रखते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा तो करिए, लेकिन पूरा करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखिए, अपने बच्चों को इस चीज से जो है इन्फॉर्म करवाएं, अवगत करवाएं कि जो चीज आज उनके पास में है ये फ्री में फोकट में नहीं आई है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और इस दुनिया में किसी भी चीज़ को पाना है तो मेहनत बड़ी ज़रूरी है। तो आप उनके अंदर चीज़ों के प्रति रेस्पेक्ट की भावना को जो है डालें, कि आप उनके दिल में रेस्पेक्ट डालें, लोगों के प्रति, इमोशंस के प्रति, लोगों के प्रति डालें, दुनिया के प्रति डालें, नेचर के प्रति डालें। तो जब आप अपने कहानियों के माध्यम से, बिहेवियर के माध्यम से या किसी और में बच्चों के मन में से दुनिया, बड़े लोग, अपने आसपास का सराउंडिंग माहौल, नेचर, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो हिस्ट्री है, इसके अलावा जो भी हमारे डेटीज है, गॉड्स हैं, इन सब के उस वैल्यूएबल कैरेक्टर को जब आप अपने बच्चों के मन में डालते हो तो यही चीज़ें बच्चों के दिल और दिमाग में संस्कार की तरह आगे बढ़ती हैं और पूरी लाइफ इनके निशान कभी उनके मन से मिटते नहीं है। तो बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते समय आप ये कभी ना भूलें कि बच्चों को उस चीज़ की वैल्यू भी समझानी है और उनको अपनी ज़मीन से जोड़ करके भी रखना है। और ये सारा का सारा काम आपको उन बच्चों के बचपन में ही करना है, क्योंकि बड़े होने के बाद आप अगर ये कोशिश करोगे तो आपकी कोशिश उतनी कारगर नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी का जो घड़ा था जिस पे आपने कोई निशान बनाया था, वो निशान अब पक चुका है और अब उसके ऊपर कोई नया निशान नहीं आएगा, क्योंकि अब वो निशान या तो टूटेगा या उसकी जगह दूसरा बनेगा। लेकिन दूसरा बनेगा तो ठीक है, पुराना तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यही सीन बच्चों के साथ में भी होता है। तो रोजर की कहानियां सुनाया करता था डैडी हमेशा, लेकिन एक चीज भूल जाता था कि जब कभी भी रोजर के लेकर के या कहानी को लेकर के जो कोई सवाल उठाती थी वैलिड, वैल्यूएबल, तो जय कभी भी उस प्रश्न को सेटिस्फाई वे में एक्सप्लेन नहीं करता था, जिसकी वजह से उस बच्ची के मन के अंदर की जिज्ञासा कभी शांति नहीं होती थी। जैक का सारा जो फोकस था वो कहानी को नरेट करने में था, लेकिन इन कहानी के पीछे वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इनके पीछे कभी जैक ने ध्यान नहीं दिया। और यही ना समझी बाद में जाकर के उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई या बनने वाली थी, क्योंकि जो ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि स्कंक की माँ गलत थी, तो स्कंक की माँ के हाथ कटवाने के लिए वो तैयार थी। तो कल को अगर जो की माँ उसके लिए कुछ अच्छा सोचती है और जो को वो ठीक नहीं लगता, तो जस्ट इमेजिन वो कहाँ तक जा सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने चैप्टर को एंड करता हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर के इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।